ओम क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे लाइट क्या होता है। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट इन अस। लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जो हमको देखने की सेंसेशन देती है। इसकी हेल्प से हम देख पाते हैं। हमारी आईज में देखने की जो सेंसेशन प्रोड्यूस करता है वो लाइट है। और ये जो लाइट है ये एनर्जी का फॉर्म है, एक प्रकार की एनर्जी है और इसकी हेल्प से हम देख पाते हैं। देयर आर नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमिना एसोसिएट विद लाइट। बहुत सारी आश्चर्यजनक वंडरफुल फिनोमिना लाइट के साथ एसोसिएट है, जुड़ी हुई है। कौन कौन सी? जैसे इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर द्वारा। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का चमकना। ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो, रेनबो का जो कलर है जिसके 7 कलर रेनबो में हम देखते हैं वो लाइट की प्रेजेंस की वजह से है। द कलरफुल ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर के अंदर जो अलग अलग कलर हम देख पा रहे हैं वो सब भी लाइट की प्रेजेंस की वजह से है। इसी तरीके से लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करता है तो अपने पाथ से बेंड हो जाता है, टर्न हो जाता है। ये भी एक वंडरफुल फिनोमिना है। इसी तरीके से अगर हम लाइट की प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे तो लाइट को एक्सप्लोर करने में हमको हेल्प मिलेगी। लाइट का और प्रॉपर्टी हमको पता चलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात देखें तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लाइट की ये है कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, सीधी रेखा में चलता है। अब हम देखें कौन कौन से सोर्स हैं लाइट के। सबसे पहले देखें नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, इसमें आ जाएगा सन और सारे स्टार्स आ जाएंगे। सन भी एक प्रकार का स्टार है। मेन मेड सोर्स, मनुष्य के द्वारा बनाए गए सोर्स जो लाइट देते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, बर्निंग ऑफ कैंडल एटसेट्रा एटसेट्रा, ये मनुष्य के द्वारा बनाए गए लाइट के सोर्स हैं जिससे हमको लाइट मिलता है। अब हम देखें कि लाइट जो है ट्रांसमिशन करता है उसके बेस पे। मीडियम को 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया। कौन कौन से 3 मीडियम हैं? ये किसके बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। लाइट के पास होने से के लिए ट्रांसमिशन के बेस पे हम मीडियम को 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से? एक है ट्रांसपेरेंट मीडियम, दूसरा है ट्रांसलूसेंट मीडियम और तीसरा है ओपेक मीडियम। अब हम इनको अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? द मीडियम विच परमिट मोस्ट ऑफ द लाइट टू ट्रांसमिट थ्रू इट। ऐसा मीडियम जो अपने अंदर से बहुत सारे लाइट को ट्रांसमिट होने देता है, इज कॉल्ड अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। उसको क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसमें से लाइट आर पार जा सकता है। मोस्ट ऑफ लाइट टू ट्रांसमिट थ्रू इट, बहुत सारा लाइट जिसमें से आर पार जा सकता है, ऐसा मीडियम कहलाएगा ट्रांसपेरेंट मीडियम। और इसके एग्जाम्पल क्या है? एयर, ग्लास, वाटर एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम सेकंड मीडियम देखें, ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम, द मीडियम विच परमिट लाइट टू बी पार्शियली ट्रांसमिटेड एंड पार्शियली स्कैटर्ड। ऐसा मीडियम जो अपने अंदर से थोड़े लाइट को जाने देता है और थोड़े लाइट को क्या कर देता है? स्कैटर्ड कर देता है। इज कॉल्ड अ ट्रांसलूसेंट मीडियम, उसको कहेंगे ट्रांसलूसेंट मीडियम। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा ग्राउंड ग्लास, घिसा हुआ कांच, बटर पेपर, तेल लगा हुआ पेपर एटसेट्रा एटसेट्रा। इनके आर पार हमको धुंधला धुंधला दिखाई देगा, क्लियर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसके आर पार जो लाइट है वो पार्शियली ट्रांसमिट हो रहा है, थोड़ी मात्रा में ट्रांसमिट हो रहा है। सारा लाइट ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा जैसा ट्रांसपेरेंट में हो रहा था। अब हम थर्ड मीडियम देखें, ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम में क्या होगा? द मीडियम विच डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। ऐसा मीडियम जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकता, ऐसा मीडियम क्या कहलाएगा? ओपेक मीडियम।
जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देता है, इज कॉल्ड एन ओपेक मीडियम। इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे? एन आयरन सीट, लोहे की जो सीट है, अ थिक क्लॉथ, मोटा कपड़ा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये क्या करेंगे? अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देंगे। अब हम आगे देखें, रे ऑफ लाइट किसे कहते हैं? व्हाट इज रे ऑफ लाइट? एन एक्सट्रीमली नेरो बीम ऑफ लाइट, लाइट का जो सबसे छोटा पार्ट है, एन एक्सट्रीमली नेरो बीम ऑफ लाइट, लाइट का जो सबसे छोटा पार्ट है, इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट, उसको कहेंगे रे ऑफ लाइट। नेक्स्ट में हम देखेंगे बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट किसको कहेंगे? अ नंबर ऑफ रेस कंबाइंड टुगेदर फॉर्म अ बीम ऑफ लाइट, जब बहुत सारे रे ऑफ लाइट आपस में कंबाइन होती है तब बीम ऑफ लाइट का फॉर्मेशन होता है। अब हम आगे देखें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट रिफ्लेक्शन किसको कहेंगे? व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस से जब लाइट टकराता है, स्ट्राइक करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस से जब लाइट स्ट्राइक करता है, टकराता है, तो क्या होगा? बाउंसिंग बैक करेगा। वो बाउंसिंग बैक सेम मीडियम में, जिस मीडियम से वो आया था उसी मीडियम में वो वापस लौट जाता है। इस फिनोमिना को कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बार और देख लें, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस से टकराने के बाद लाइट का सेम मीडियम में लौट जाना कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको अगर हम डायग्राम में देखें, जैसे ये एक रे ऑफ लाइट है या लाइट जो आ रहा है, ये एक क्या हो रहा है? एक सरफेस से टकरा रहा है, सरफेस से स्ट्राइक कर रहा है, और स्ट्राइक करने के बाद जिस मीडियम से आया था, जैसे ये मीडियम है, इस मीडियम से ये लाइट आया था, और आफ्टर स्ट्राइकिंग ये जो है वापस इसी मीडियम में क्या कर रहा है? बाउंसिंग बैक कर रहा है, लौट जा रहा है। तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है? तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड, जब जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा वो सरफेस स्मूथ और वेल पॉलिश्ड हो, चमकदार हो, चिकनी हो, ऐसी सरफेस हो, द पैरेलल रेस फॉलिंग ऑन इट आर रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर। जो रेस इस स्मूथ और वेल पॉलिश्ड सरफेस से टकरा रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही है एक दूसरे के पैरेलल। डेट इज द रिफ्लेक्टेड लाइट गोज इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ, जब रिफ्लेक्शन जिस सरफेस से हो रहा है वो स्मूथ है, वेल पॉलिश्ड है, तो अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट उससे टकराती है तो टकराने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होगी उस समय भी वो क्या करेगी? पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। और दूसरी बात, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। जितनी भी रे ऑफ लाइट उससे टकराएगी वो पैरेलल होगी और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। इसको डायग्राम से हम समझें, जैसे ये रे ऑफ लाइट है, ये एक स्मूथ और वेल पॉलिश्ड सरफेस है, जैसे मिरर ले लिया हमने। ये वेल पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस से जब पैरेलल रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है, टकराती है, तो टकराने के बाद ये क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है, सेम मीडियम में बाउंसिंग बैक कर रही है। तो रिफ्लेक्शन के टाइम ये क्या कर रही है? एक दूसरे के पैरेलल है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारी रे रिफ्लेक्ट हो रही है, एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन है इनकी सारी रेस की, जो रिफ्लेक्टेड रेस है उनकी सारी रेस की डायरेक्शन सेम है। और दूसरा, इनकी बीच की जो गैप देखें तो
इक्वल गैप है, मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो जो भी पैरेलल रे जब स्मूथ और वेल पॉलिश्ड सरफेस से स्ट्राइक करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर ऐसा रिफ्लेक्शन होगा तो वो कहलाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम देखें इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन द रफ सरफेस, जब पैरेलल लाइट रे रफ सरफेस से टकराती है। रेगुलर में स्मूथ और वेल पॉलिश्ड सरफेस से टकरा रही थी, यहां पर रफ सरफेस है। द रे ऑफ लाइट आर स्केटर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में स्केटर्ड करेगी, वो एक ही डायरेक्शन में नहीं रहेगी, वो बहुत सारी डायरेक्शन में बिखर जाएगी। सच अ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसा रिफ्लेक्शन होगा जिसमें रिफ्लेक्टेड रे ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में स्केटर्ड करती है तो उसको कहेंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको अगर डायग्राम में देखें, डायग्राम में जैसे ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये ग्रुप ऑफ रे है, इसको कहेंगे बीम ऑफ लाइट। ये इर्रेगुलर सरफेस है, ये रफ सरफेस है। रफ सरफेस से जब ये पैरेलल रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इनकी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। ये एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं है, रिफ्लेक्शन के बाद ये सभी अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट हो रही है और इनकी डायरेक्शन अलग अलग है और एक दूसरे के साथ ये पैरेलल भी नहीं है। तो इस प्रकार का अगर रिफ्लेक्शन होगा तो उसको कहेंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये जो डायग्राम में हम देख पा रहे हैं ये है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम देखें लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कौन कौन से नियम हैं। फर्स्ट लॉ देखें, फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे, जो रे सरफेस से स्ट्राइक करती है, टकराती है, उसको कहेंगे इंसिडेंट रे। जैसा डायग्राम में आप देख पा रहे हो ये है इंसिडेंट रे। द रिफ्लेक्टेड रे, और जब इंसिडेंट रे सरफेस से टकराती है उसके बाद वो सेम मीडियम में वापस लौट जाती है, वो रे कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे। एंड द नॉर्मल, नॉर्मल ये जो सरफेस है जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है उस सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन जो डॉट 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 से दिखाई दे रही है। इस इमेजिनरी लाइन जो सरफेस के साथ 90 का एंगल बना रही है, ये इमेजिनरी लाइन क्या कहलाती है, नॉर्मल। तो फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीन कौन कौन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। कौन से पॉइंट पे, इंसिडेंस वाले पॉइंट पे। जैसे ये इंसिडेंट पॉइंट है, वहां पर तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में होंगे, सेम प्लेन के सेम पॉइंट पे होंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। अब सेकंड लॉ देखें। सेकंड लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। जो इंसिडेंस एंगल है जिसको आई कहते हैं और जो रिफ्लेक्शन एंगल है जिसको आर कहते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। जैसा डायग्राम में भी आप देख पा रहे हो, एंगल आई
ये किसके किसके बिटवीन बन रहा है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन जो एंगल है वो है एंगल आई। इसी तरीके से रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बिटवीन जो एंगल है वो कहलाता है एंगल आर। तो सेकंड लॉ कहता है कि एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई और एंगल आर हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। तो पहला है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट इंसिडेंट पॉइंट पे सेम प्लेन में होंगे। दूसरा लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल। एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ये दो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाते हैं। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर की डिफाइन या स्फेरिकल मिरर को अगर हमको बताना हो तो हम कैसे बताएंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। एनी स्फेरिकल सरफेस, कोई भी स्फेरिकल सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है उसकी सरफेस कैसी है, स्फेरिकल है। और वो दूसरा उसका वर्क क्या है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। ऐसी कोई भी सरफेस जो स्फेरिकल हो और लाइट को रिफ्लेक्ट करे, ऐसी सरफेस को कहेंगे स्फेरिकल मिरर, उसको कहेंगे स्फेरिकल मिरर। अब हम देखें कि स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, उनके देखें टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट वन कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर क्या होता है? कॉन्केव मिरर अ स्फेरिकल मिरर, ये एक स्फेरिकल मिरर है कॉन्केव मिरर, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व होती है, इनवर्ड कर्व होती है। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर कर्व होती है, फेसेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर। और ये जिस स्फीयर से बना है उसकी तरफ इसका सेंटर होगा। तो कॉन्केव मिरर क्या हो गया, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व होती है, उसको कहेंगे कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर किसको कहेंगे, इसका जस्ट अपोजिट होगा कॉन्वेक्स मिरर। कैसे? अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड, बाहर की तरफ कर्व होती है। अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व होती है, बाहर की तरफ कर्व होती है। अब इसका डायग्राम से हम समझें, ये है कॉन्केव मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली आप देख पा रहे हो, ये है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इनवर्ड कर्व है, इनवर्ड अंदर की तरफ दबी हुई है। इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर की ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आउटवर्ड कर्व है। ये पीछे की तरफ अगर आप देखें, जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट है, उसके पीछे पॉलिश की हुई है। इसी तरीके से इसमें भी ये वाला पार्ट पिछला पार्ट कहलाएगा, ये पॉलिश किया हुआ पार्ट है। और ये है सामने वाला पार्ट, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व है और इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व है। अब हम आगे देखें सम टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म हैं जो हमको याद रखना है। पहली टर्म है पोल। पोल क्या होता है?
अगर आप डायग्राम में देख पा रहे हो तो ये जो P है, जो इस मिरर का सेंटर पॉइंट, ये वाला, ये है पोल। इसी तरीके से ये कॉनकेव मिरर में आप देख पा रहे हो, ये सेंटर पॉइंट मिरर का ये कहलाएगा पोल। इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में आप देख पा रहे हो, ये कॉन्वेक्स मिरर है एम डेश तक, और ये जो P है यहां पर, ये है पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो अब पोल के डिफाइन कैसे करेंगे? द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग कर्व सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग कर्व सरफेस है, स्फेरिकल मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग कर्व सरफेस है, उसका जो सेंटर पॉइंट है उसको कहेंगे पोल ऑफ मिरर। तो ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर का पोल और ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर का पोल, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर पॉइंट कहलाता है पोल ऑफ मिरर। इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड टर्म जो स्फेरिकल मिरर से जुड़ी हुई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहेंगे? इट इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट। जिस होलो स्फीयर से स्फेरिकल मिरर को बनाया गया है, जिस खोखले कांच के गोले से स्फेरिकल मिरर को बनाया गया है, उसका जो सेंटर है, उस होलो स्फीयर ग्लास का जो सेंटर था, वो इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट। जिस होलो स्फीयर ग्लास से स्फेरिकल मिरर को बनाया गया है, उसका जो सेंटर था, उसके सेंटर को इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे और इसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इसको डायग्राम में देखें। डायग्राम में कॉनकेव मिरर के सामने आपको डायग्राम में ये जो C वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जैसे ये जो कॉनकेव मिरर है, ये इस होलो ग्लास स्फीयर से काट के बनाया गया है। इतना इतना पार्ट हमने काट लिया और इसको अलग कर लिया इस पूरे स्फीयर से। इस होलो ग्लास स्फीयर के इस पार्ट को काट के अलग कर लिया, तो ये बन गया कॉनकेव मिरर। अब इसका C क्या होगा? इस होलो ग्लास स्फीयर का जो C था, सेंटर था, वो इस कॉनकेव मिरर का भी क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा डायग्राम में C लिखा हुआ है। इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर ये भी एक होलो ग्लास स्फीयर का पार्ट है। होलो ग्लास स्फीयर से काट के इसको बनाया गया है और फिर इस ग्लास स्फीयर का जो सेंटर था, वो इस कॉन्वेक्स मिरर का भी क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको C से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट टर्म जो हमको याद रखना है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट। जो स्फेरिकल मिरर जिस भी गोले से बनाया गया है, जिस भी स्फीयर से बनाया गया है, जिस भी होलो स्फीयर से बनाया गया है, जैसे ये कॉनकेव मिरर है और ये इस होलो ग्लास स्फीयर से बनाया गया है, तो इस होलो ग्लास स्फीयर का जो रेडियस है, जैसे इसकी रेडियस क्या होगी? इस स्फीयर की रेडियस सेंटर पॉइंट से पेरीफेरी तक की जो डिस्टेंस है, वो इसकी क्या कहलाएगी? रेडियस। यहां से लगा के यहां तक, यहां से लगा के यहां तक, ये कहलाएगी इसकी रेडियस। तो यही रेडियस जो है इस स्फेरिकल मिरर या कॉनकेव मिरर की क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। तो ये जो है P से लगा के, पोल से लगा के C तक की जो डिस्टेंस है, P से लगा के C तक की जो डिस्टेंस है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस है, ये किसी भी स्फेरिकल मिरर की क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरीके से आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हो, P से लगा के
पोल से सी तक की डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस, ये कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड द पोल पी ऑफ स्फेरिकल मिरर। किसी स्फेरिकल मिरर के सी और पी से पास होने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, दो पॉइंट से पास होगी, सी और पी से पास होने वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे हम डायग्राम में देखें, ये कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर का ये वाला पॉइंट सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये वाला पॉइंट है पी पोल ऑफ मिरर। इन दोनों से होके जाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन जो डायग्राम में आप देख पा रहे हो, जो सी और पी से होके जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर। इसी तरीके से सेकंड डायग्राम जो कॉन्वेक्स मिरर का है, इसमें ये कॉन्वेक्स मिरर का पोल है और ये कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इन दोनों पॉइंट से होके जाने वाली ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब नेक्स्ट जो डिफाइन है, जो हमको याद रखना है, लीनियर अपर्चर। लीनियर अपर्चर क्या होता है? द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगा, उस सरफेस का जो डायमीटर है वो कहलाएगा लीनियर अपर्चर ऑफ मिरर। जैसे ये अगर हम डायग्राम में देखें तो ये कॉन्केव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये एम से स्टार्ट हो रहा है और एम डैश पे एंड हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो कर्व है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉन्केव मिरर का। और इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में देखें तो एम से स्टार्ट होके ये जो एम डैश तक दिखाई दे रहा है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉन्वेक्स मिरर का। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डिस्टेंस है इस लास्ट बाउंड्री एम से लगा के एम डैश तक की, या यूं कहें कि इसकी जो डायमीटर है यहां से लगा के यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये कहलाएगा लीनियर अपर्चर ऑफ मिरर। इसी तरीके से इसमें क्या होगा, ये पॉइंट एम से लगा के एम डैश तक की जो डिस्टेंस है ये कहलाएगी लीनियर अपर्चर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब हम नेक्स्ट देखें रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्मड बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से जो इमेज बनती है, जो इमेज हम बनाएंगे, जैसे कॉन्केव में हम 6 टाइप की इमेज बनाएंगे, तो वो इमेज जो बनेगी उसमें कौन कौन से रूल्स को हम फॉलो करेंगे। पहला रूल है एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो रे, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जो रे, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो क्या होगा, जैसे ये रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, हम कॉन्केव मिरर में देख रहे हैं। इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर क्या होगा, वो एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पी और सी को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ये इंसिडेंट रे। एक्चुअली पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन के बाद किस पॉइंट से होके जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये जाएगी प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी, ये है प्रिंसिपल फोकस। तो जो भी पैरेलल इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद
प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। ये है फर्स्ट रूल। जब कॉन्केव मिरर है तब ऐसा होगा। और एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हम देख रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू आर डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। जो लाइट ऑफ रे, जैसे ये इंसिडेंट रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये जो है जब रिफ्लेक्ट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमको प्रिंसिपल फोकस से आती हुई दिखाई देगी, प्रिंसिपल फोकस से आती हुई दिखाई देगी। ये फर्स्ट रूल है जिसको हम इमेज फॉर्मेशन में यूज करेंगे। एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ऐसी इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल फोकस से होके जाती है। जैसे ये इंसिडेंट रे डायग्राम में आप देख पा रहे हो, ये इंसिडेंट रे है, ये प्रिंसिपल फोकस से होके मिरर पे स्ट्राइक कर रही है। इसी तरीके से आप इसमें भी देख सकते हो, ये वाली इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल फोकस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है स्ट्राइक करते वक्त। तो ये क्या होगा, जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से होके मिरर पे स्ट्राइक करती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और अगर कॉन्वेक्स में देखें तो जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से जाती हुई दिखाई देती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यह है सेकंड केस। सेकंड जो रूल है, अगर कॉन्केव मिरर में देखें, इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, कोई इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल फोकस से पास होती है कॉन्केव मिरर में, इट इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। अगर कॉन्वेक्स मिरर है, इफ द इंसिडेंट रे अपीयर टू पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ऐसी इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल फोकस से गुजरती हुई दिखाई दे रही है, वास्तव में नहीं गुजर रही है, एक्चुअल में नहीं गुजर रही है, एक्चुअल में पास नहीं हो रही है, लेकिन पास होती हुई दिखाई दे रही है। जैसा आपको ये वाली इंसिडेंट रे एक्चुअल में एफ से होके नहीं जा रही है लेकिन एफ से जाती हुई दिखाई दे रही है, तो ये वाली रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल जो एक्सिस है उसके पैरेलल हो जाएगी। तो ये तो अपना सेकंड रूल हुआ इमेज फॉर्मेशन में जो यूज करेंगे। थर्ड रूल जो इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके मिरर पे स्ट्राइक करती है, जो इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके मिरर पे स्ट्राइक करती है वो सेम पाथ में वापस लौट जाएगी, वो डिविएट नहीं होगी, उसका पाथ चेंज नहीं होगा, सेम पाथ से वो रिटर्न हो जाएगी। जैसा इसमें भी आप देख पा रहे हो, कॉन्केव में भी और कॉन्वेक्स में भी ऐसी इंसिडेंस रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई दिखाई दे रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ से रिटर्न हो जाएगी। यह है थर्ड रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसी इंसिडेंट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और मिरर पे आती है, तो कॉन्केव मिरर में क्या होगा, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर, जो इंसिडेंट रे कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, वो उसी पाथ से वापस लौट जाएगी, रिटर्न हो जाएगी जिस पाथ से वो आई थी, इसमें कोई भी डिविएशन नहीं होगा। इसी तरीके से इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, अ रे डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जो रे कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन
इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, वो रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ पे वापस चली जाएगी जो सी से जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी इंसिडेंस रे रिफ्लेक्शन के बाद डिविएट नहीं होगी, सेम पाथ से रिटर्न हो जाएगी। अब हम देखें फोर्थ रूल क्या है इमेज फॉर्मेशन का। एन रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड द पोल, ऐसी रे जो पोल की तरफ आती है और ऑब्लिकली आती है, जैसे ये इंसिडेंस रे कॉन्केव मिरर के पोल पे स्ट्राइक करती है, तो क्या होगा, जैसे ही ये पोल से स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। जिस एंगल से इसने स्ट्राइक किया था पोल पे, उसी सेम एंगल से ये क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऑब्लिकली अगर आई है तो ऑब्लिकली रिटर्न होगी। सेम कॉन्वेक्स में भी होगा, ऐसी इंसिडेंस रे जो पोल पे ऑब्लिकली स्ट्राइक कर रही है वो ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट होगी, और जब स्ट्राइक करती है तो इंसिडेंस एंगल जो बनेगा रिफ्लेक्टेड एंगल भी उतना ही होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो लग रहा है। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है टूवर्ड द पोल ऑफ कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर के पोल पे या कॉन्वेक्स मिरर के पोल पे, इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, वो ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट होगी। द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस पॉइंट पे वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी और क्या करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस, तो एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट में हम देखें टाइप्स ऑफ इमेजेस, इमेज कितने टाइप की होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ इमेजेस, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज किसको कहेंगे, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, रियल इमेज को स्क्रीन पे लाया जा सकता है, पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ये हमेशा उल्टी होती है, ये जो इमेज है वो हमेशा इन्वर्ट होगी। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे, ये जब बनेगी तब एक्चुअल में लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, एक्चुअल में दो लाइट रे एक दूसरे से मिलेगी और जो इमेज बनेगी वो कहलाएगी रियल इमेज। रियल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है और ये इन्वर्ट होगी, उल्टी होगी। वर्चुअल इमेज इसका रियल इमेज का जस्ट अपोजिट है। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते, पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। इट इज ऑलवेज इरेक्टेड, ये हमेशा सीधी होगी, जैसे ये उल्टी होगी तो ये हमेशा सीधी होगी इमेज। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे, इसमें जब ये इमेज बनेगी वर्चुअल इमेज तब लाइट रे एक्चुअल में एक दूसरे से नहीं मिलेगी, केवल इमेजिनरी इंटरसेक्शन होगा, काल्पनिक रूप से मिलती हुई दिखाई देगी, एक्चुअल में दोनों लाइट रे एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगी। डायग्राम में देखें तो हमको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा रियल इमेज है और कौन सा वर्चुअल इमेज है। जैसे अगर हम सबसे पहले रियल इमेज की बात करें तो ये है ऑब्जेक्ट, मिरर के सामने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ए बी जो कॉन्केव मिरर के सामने रखा हुआ है, इसकी इमेज बन रही है यहां पे, ये इस ऑब्जेक्ट की, इस वस्तु की ये इमेज है। तो इस इमेज को अगर देखें तो ये इमेज कैसी है, उल्टी है। जैसे ये अपवर्ड एरो से दिख रही है ऑब्जेक्ट तो ये डाउनवर्ड एरो से दिखाई दे रहा है, इसका जस्ट उल्टा है ये इमेज ऑब्जेक्ट से। दूसरी बात, ये मिरर के सामने बन रही है इमेज, तो ये इमेज कैसी होगी,
रियल इमेज होगी और इस इमेज को स्क्रीन पे लाया जा सकता है। ये उल्टी है और इसमें दो लाइट रे एक्चुअल में एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। एक लाइट रे ये जो ऑब्जेक्ट से आई आफ्टर रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में गई है और दूसरी लाइट रे जो ऑब्जेक्ट से होके आई है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में गई है और इस पॉइंट बी डैश पे जाके ये दोनों लाइट रे एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो एक्चुअल में जब लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो जो इमेज बनती है वो इमेज रियल इमेज होती है। अब हम वर्चुअल इमेज को देखें। जैसे हमारे सामने कॉन्केव मिरर है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी और इससे दो लाइट रे जा रही है, एक ये वाली और एक ये वाली। ये दोनों लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे से कभी भी नहीं मिल सकती है क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। लेकिन इसको अगर हम इमेजिनरी लाइन से पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये एक पॉइंट पे जाके एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक्चुअल में नहीं मिल रही है, ये मिलती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए हमने इसको डैश डैश लाइन से दिखाया है। और ये बन रही है इमेज मिरर के पीछे बन रही है, मिरर के अंदर बन रही है। और ये जो है ये वर्चुअल इमेज है, इसको स्क्रीन पे नहीं लाया जा सकता है और ये इमेज हमेशा कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। और इसमें दो लाइट रे एक्चुअल में एक दूसरे से नहीं मिल रही है, केवल मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये हुआ रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब हम देखें इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखें। फर्स्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। फर्स्ट केस में हम कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं। इंफिनिटी से हमारा यहां पर मतलब है कि मिरर से थोड़ी दूर रखते हैं ऑब्जेक्ट को। इंफिनिटी मतलब बहुत ज्यादा दूर, 2-4 किलोमीटर दूर नहीं। इंफिनिटी का यहां पर मीनिंग है कि ऑब्जेक्ट को मिरर से थोड़ा दूर रखते हैं। ये जैसे ऑब्जेक्ट है, ये मिरर से थोड़ा दूर रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को हम बोल रहे हैं कि ये इंफिनिटी पे रखा हुआ है। और यहां से जब भी थोड़ा दूर रखेंगे मिरर से ऑब्जेक्ट को तो उससे पैरेलल रे आएगी। ये दो पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, एक ये पैरेलल रे और एक ये पैरेलल रे जो ऑब्जेक्ट से आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ। ये दोनों पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो हमारा इमेज फॉर्मेशन का रूल क्या बोलता है। इमेज फॉर्मेशन के रूल में हमने देखा कि जो लाइट रे, जो इंसिडेंस रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। तो ये वाली इंसिडेंस रे भी प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी और ये वाली नीचे वाली पैरेलल रे ऑफ लाइट भी आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। तो ये प्रिंसिपल फोकस जो पॉइंट है वहां पे ये दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। दोनों लाइट रे जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद दोनों लाइट रे जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर इमेज बनेगी एफ पे। अब जो ये इमेज है इसके बारे में हमको 3 बातें याद रखना है। ये इमेज कैसी है, ये इमेज मिरर के सामने बन रही है और एक्चुअल में दो लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये इमेज कैसी होगी, रियल होगी। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। दूसरी बात जो हमको इसके बारे में याद रखना है, इमेज इज एट द फोकस ऑफ द मिरर। इमेज कहां पर बन रही है, इमेज मिरर के फोकस पे बन रही है। तीसरी बात, इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड। इमेज का अगर हम साइज देखें तो ये बहुत छोटी है, ये पॉइंट साइज इमेज बन रही है, इसलिए इसको कहेंगे हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी। ऑब्जेक्ट से अगर कंपेयर करें इमेज के साइज को तो ये बहुत छोटी पॉइंट साइज की इमेज बनेगी, फोकस पे बनेगी
और रियल और इन्वर्टेड होगी। अब हम आगे देखें, सेकंड केस देखें, केस नंबर 2, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड केस में हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर रखते हैं, सी से थोड़ा दूर रखते हैं। जैसे डायग्राम में हम देख पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट सी से थोड़ा दूर रखा हुआ है, इंफिनिटी से थोड़ा आगे है और सी से थोड़ा दूर है। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट से दो रे जा रही है, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है। तो हमको रूल जो इमेज फॉर्मेशन का अभी हमने पढ़ा है, उसमें ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी और दूसरी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके मिरर पे स्ट्राइक कर रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ में रिटर्न बैक हो जाएगी। ये दोनों रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली रे और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वो रे, ये दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इस वाले पॉइंट ए डैश पे एक दूसरे से मिल रही है। तो यहां पर बनेगी इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी इस पॉइंट पे ए डैश पे। तो ये इमेज मिरर के सामने बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। ये इमेज के बारे में हमको तीन चीजें याद रखना है। पहली, इमेज कैसी है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मिरर के सामने बनती इमेज और दो इंसिडेंट रे के एक्चुअल में एक दूसरे के इंटरसेक्ट करने से बन रही है तो ये इमेज रियल होगी। अगर इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड होगी। कभी भी रियल इमेज इरेक्ट नहीं होती है, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड। दूसरी, इमेज फॉर्मड बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहां पर बन रही है, इमेज की लोकेशन क्या है, इमेज सी और एफ के बीच में बनेगी। इमेज इज डिमिनिश्ड। इमेज, अगर इमेज का साइज का कंपैरिजन किया जाए ऑब्जेक्ट के साथ तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटी है, इसको कहेंगे डिमिनिश्ड, छोटी है। अब थर्ड केस में हम देखें, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को यहां पे, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हो। अब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे ले आए। अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे कॉन्केव मिरर के सामने तो ये दो रे ऑफ लाइट जा रही है। हमको यहाँ पर याद रखना है इमेज फॉर्मेशन में कि इमेज फॉर्मेशन तभी होगा जब हम दो रे लेंगे, दो लाइट रे लेना पड़ेगा। केवल एक लाइट रे से इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, इमेज फॉर्मेशन के लिए दो लाइट रे कम से कम होना चाहिए। तो ये फर्स्ट लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे स्ट्राइक कर रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किस पॉइंट से होके जाएगी, ये जाएगी फोकस से। और दूसरी लाइट रे जो कि फोकस से होके जा रही है, प्रिंसिपल फोकस से होके जा रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जैसा कि हमने इमेज फॉर्मेशन के रूल में देखा था। तो ये दोनों लाइट रे जो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी, जो लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होके जा रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों लाइट रे एक दूसरे से रिफ्लेक्शन के बाद इस आर डैश पॉइंट पे एक दूसरे से मिल रही है। तो ये आर डैश पॉइंट पे इमेज बनेगी। अब ये इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर के सामने बन रही है। और जब भी मिरर के सामने इमेज बनती है और इंसिडेंस रे के एक्चुअल इंटरसेक्टिंग से बनती है तो इमेज कैसी होगी, वो इमेज होगी रियल। और अगर रियल इमेज है तो वो कैसी होगी, इन्वर्टेड। इमेज की लोकेशन क्या है, इमेज कहां पर बन रही है, इमेज बन रही है सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है। अब इमेज का साइज क्या है, इमेज इज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट
इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का साइज सेम है। कॉन्केव मिरर की जो 6 पोजीशन हम ऑब्जेक्ट की रखते हैं उसमें से केवल ये वाली पोजीशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम हो जाता है। तो ये हमको अलग से याद रखना है। मल्टीपल चॉइस में भी, फिल इन द ब्लैंक में भी ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कब होगा कॉन्केव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी। तो ऐसा कौन से पॉइंट पे होगा, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम होगा। अब नेक्स्ट केस नंबर 4, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को और थोड़ा आगे लाएं और ऑब्जेक्ट कहां पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बिटवीन रखा है ऑब्जेक्ट। जैसे डायग्राम में हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और आगे ले आए। अब ऑब्जेक्ट कहां है, सी और एफ के बिटवीन रखा है ऑब्जेक्ट को। ये ए बी अपवर्ड एरो से जो दिखाई दे रहा है ये है ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट से 2 रे जा रही है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे, इंसिडेंट रे मिरर से स्ट्राइक करेगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी, और एक लाइट रे जो प्रिंसिपल फोकस से होके जा रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जैसा हम इमेज फॉर्मेशन के रूल में देख चुके हैं। अब ये दोनों लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ए डैश पॉइंट पे एक दूसरे से मिल रही है, तो यहां पर बनेगी इमेज। ये डाउनवर्ड एरो से आपको जो दिखाई दे रहा है ये है इमेज ए डैश बी डैश। ये इमेज कैसी है, इसका साइज क्या है और इसकी लोकेशन क्या है, ये 3 बातें हमको इस इमेज के बारे में याद रखना है। पहला, अगर ये मिरर के सामने बन रही है इमेज, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बन रही है और इंसिडेंस रे के या रिफ्लेक्टेड रे के एक्चुअल इंटरसेक्टिंग से बन रही है, तो ये इमेज होगी कैसी, रियल। और रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होती है। इसकी लोकेशन क्या है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बन रही है, इसलिए इसको लिखेंगे इट इज एट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसका साइज की बात करें, अगर ऑब्जेक्ट के साथ इसका कंपेयर करें तो इसका साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है। इट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, जैसा आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो। इस तरीके से जब हम स्केल और प्रोटेक्टर की हेल्प से जब डायग्राम बनाएंगे तो ये इसी तरीके से बनेंगे। यहां पर जब बनाएंगे इस पोजीशन में जब रखेंगे तो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। अब 5th केस में देखें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द एफ। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ले जाएं, यहां पे रखें ऑब्जेक्ट, जैसा आप डायग्राम में भी देख रहे हो। अब ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और आगे ले आए। अब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एफ पे, प्रिंसिपल फोकस पे। ये ए बी अपवर्ड एरो से जो दिखाई दे रहा है ये है ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट से 2 रे जा रही है, कम से कम 2 रे होना चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए। पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, मिरर से टकराती है और रिफ्लेक्ट करती है, तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे स्ट्राइक करेगी वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। दूसरी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके मिरर से स्ट्राइक कर रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ में रिटर्न बैक हो जाएगी। तो ये दोनों लाइट रे को अगर हम देखें तो ये एक दूसरे के पैरेलल दिखाई दे रही है, ये एक दूसरे से इंफिनिटी पे जाके मिल सकती है। तो इसमें जो इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी, पहले देखें, इमेज सामने बन रही है, मिरर के सामने बनेगी, कहीं पे भी बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी तो भी बनेगी तो मिरर के सामने। तो मिरर के सामने जब भी इमेज बनती है और एक्चुअल में 2 रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्ट होने से बनती है तो वो कहलाती है रियल इमेज, और रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। अब ये कहां पे बनेगी, बहुत दूर कहीं पे बनेगी, इसलिए हम बोलेंगे इट इज फॉर्म्ड
एट इंफिनिटी। अब इसका साइज कैसा होगा? अगर ये बहुत दूर कहीं पे बनेगी तो इसका साइज ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा होगा। इट इज हाईली एनलार्ज्ड देन ऑब्जेक्ट। तो ये तीन बातें हर एक इमेज में हमको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट जो केस है 6th नंबर का केस, when the object is placed between F and P। जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ले गए। अब ऑब्जेक्टों को F से आगे ले गए और P, ये P है, P और F के बीच में प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ मिरर, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्टों को रखा। तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी हम देखें डायग्राम में। इससे जाने वाली दो रे है इंसिडेंस रे। पहली जो प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। दूसरी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके मिरर पे स्ट्राइक कर रही है इंसिडेंस रे, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी विदाउट डिविएशन, सेम पाथ से रिटर्न बैक हो जाएगी। अब दोनों लाइट रे को अगर देखें तो इनको जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो ये लाइट रे एक दूसरे से एक्चुअल में कभी भी नहीं मिलेगी। तो फिर क्या करें? इन लाइट रे को अगर हम पीछे की तरफ मिरर के पीछे की तरफ इमेजिनरी लाइन से, डॉट डॉट लाइन से अगर पीछे की तरफ बढ़ाएं तो किसी पॉइंट पे जाके ये एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई देती है। तो यहां पर जहां पर ये एक्चुअल में तो एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी, लेकिन ये इमेजिनरी एक दूसरे को मिलती हुई दिखाई दे रही किसी पॉइंट पे और मिरर के पीछे। तो जहां पर ये मिलती हुई दिखाई दे रही है उस पॉइंट, जैसे ए डैश पॉइंट पे इमेज बनेगी। और इमेज क्या बन रही है? ए डैश बी डैश। ये है ऑब्जेक्ट ए बी। अब ये इमेज के बारे में हमको तीन बातें मालूम होना चाहिए। पहली बात, इमेज मिरर के पीछे बन रही है। इमेज मिरर के पीछे बन रही है, अगर मिरर के पीछे बन रही है। दूसरी बात, ये रिफ्लेक्टेड रे के एक्चुअल इंटरसेक्टिंग से नहीं बन रही है, बल्कि ये मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको हमने इमेजिनरी पीछे की तरफ बढ़ाया, तब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो जब दो ऐसी कंडीशन मिरर के पीछे बन रही है और रिफ्लेक्टेड रे के एक्चुअल इंटरसेक्टिंग से नहीं बन रही है तो ऐसी इमेज कहलाती है वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होगी? इरेक्ट होगी, सीधी होगी। इसलिए जो एरो कैसा है? अपवर्ड एरो दिखाई दे रहा है। दूसरी क्वालिटी, इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ये मिरर के पीछे बनेगी। इट इज एनलार्ज डेट ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। इसका साइज अगर ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर किया जाए इमेज के साइज को, तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है। अब हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में अगर, हाँ, ये वाली जो कंडीशन है 6th कंडीशन, इसको हमको अच्छे से याद रखना है। कैसे? क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कॉन्केव मिरर में, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जब इमेज जो है कैसी बन रही है? वर्चुअल इमेज बन रही है। 5 कंडीशन, इसके पहले 5 केस देखे हमने। 5 पूरे केस में, सारे केस में इमेज कैसी बन रही थी? रियल और इन्वर्टेड बन रही थी। पहली बार इमेज जो है वर्चुअल और इरेक्ट बन रही, इसलिए इस वाले केस को हमको और ज्यादा अच्छे से तैयार करना है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? तो इसके लिए हमको 3 चीजें याद रखना है। इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कहीं पे भी रख दो, ऑब्जेक्टों को इंफिनिटी पे रख दो, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दो, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ रखो, ऑन एट एफ फोकस पे रखो, फोकस और पोल के बिटवीन रखो, कहीं पे भी रखो ऑब्जेक्ट को, इमेज जो है वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। मतलब मिरर के पीछे बनेगी इमेज। और दूसरा, इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। हमेशा ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी बनेगी।
इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ये हमेशा मिरर के पीछे बनेगी। इसलिए ये वाला जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये साइड ग्लास जो है बाइक में, कार में, ट्रक में, बस में जो साइड ग्लास होता है वो इसका बनाया जाता है, क्योंकि इसमें इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है और सीधी बनती है। अब हम देखें कॉन्केव मिरर के यूज, कौन कौन से यूज में लिया जाता है कॉन्केव मिरर को। पहला यूज देखें, कॉन्केव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडलाइट टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट। ये जो कॉन्केव मिरर है ये टॉर्च में, सर्च लाइट में और जो व्हीकल है, व्हीकल का जो हेडलाइट है उसमें इसको यूज किया जाता है, और इसकी हेल्प से जो लाइट है वो पावरफुल लाइट इससे मिलता है, बीम ऑफ लाइट का जो पावर है वो बढ़ जाता है। दूसरा यूज देखें, अ कॉन्केव मिरर इज यूज्ड एज हेड मिरर बाय डॉक्टर्स टू कॉन्सेंट्रेट light on the body parts which are to be examined such as eye, throat, nose etc. जो ENT डॉक्टर है, नाक कान गले के जो चिकित्सक हैं, वो हेड मिरर के रूप में कॉन्केव मिरर को यूज करते हैं। कब? जब वो आईज, थ्रोट, नोज को एग्जामिन करते हैं, उस समय उनके हेड पे जो मिरर लगा हुआ होता है वो कॉन्केव मिरर होता है। इसी तरीके से कॉन्केव मिरर का यूज सोलर फर्नेस में भी होता है, और सोलर फर्नेस में मेटल को पिघलाने में इसका यूज होता है, क्योंकि रेडिएशन को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके मेटल को पिघलाने में इसका यूज हो रहा है। फोर्थ यूज अगर देखें, कॉन्केव मिरर आर यूज्ड एज सेविंग मिरर आर मेकअप मिरर्स। मेकअप मिरर या सेविंग मिरर में इसको यूज करते हैं, जिससे हमारा जो इमेज है वो बड़ी दिखाई देगी और हम चेहरे के अंदर सारी चेहरे में सेविंग में आसानी होगी, मेकअप करने में आसानी होगी। इसमें यूज होता है कॉन्केव मिरर। अब हम देखें यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। अभी हमने देखा था कि ये हमेशा छोटा इमेज बनाता है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज और छोटा इमेज बनाता है। तो इससे क्या होगा कि पीछे से आने वाले जो भी व्हीकल हैं, कार, बस, ट्रक, वो हमको साइड मिरर में आसानी से दिख जाएंगे। अगर वो दूर है, ट्रक, बस, कार, तो भी उसका पूरा इमेज मिरर में बनेगा, और वो पास भी आ जाएंगे तब भी उसका पूरा इमेज मिरर में बनेगा। और हमेशा इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। तो इसका साइड मिरर में रियर व्यू के लिए यूज होता है, पीछे का दृश्य देखने में इसको यूज किया जाता है व्हीकल में। अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैंप ड्यू टू विच लाइट फ्रॉम द लैंप स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया। इसको स्ट्रीट लैंप में यूज करते हैं, जो गली में, सड़कों पे लाइट करने के लिए जो लैंप लगाए जाते हैं उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। क्यों इसलिए यूज किया जाता है? ताकि जो लाइट है वो ज्यादा एरिया में फैल सके, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी है वो लाइट को क्या करता है, स्प्रेड करता है, फैलाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर इसलिए यूज कर रहे हैं स्ट्रीट लैंप में, क्योंकि ज्यादा एरिया में लाइट पहुंच सके, फैल सके। तो यहां पे हमारा वीडियो एंड होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।